So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to revise SEBI, right? हम SEBI LODR रिवाइज़ नहीं करेंगे, हम SEBI जो है पर्टिकुलर वो रिवाइज़ करेंगे, ओके? तो MCQs तब भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम उसको सेपरेट MCQ की सीरीज़ में कवर करेंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑन कम्प्लीशन ऑफ 60 ईयर्स 31 मार्च 14 को 60 साल कंप्लीट कर लिए थे। जो जैन है, ठीक है, प्रोफेसर ने रिटायर हो गया था, तो ऑन 1 अप्रैल उसको चेयरमैन अपॉइंट किया SEBI में, और 3 साल के लिए, ठीक है, ओके। तो वेदर ही कैन रीअपॉइंट ऑन द सेम पोस्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर, क्या वो रीअपॉइंट हो सकता है? तो पहला पॉइंट रीअपॉइंट हो सकता है क्या? अगर आप नोट्स में देखो तो जो पर्टिकुलर चेयरमैन है, चेयरमैन के अंदर, ठीक है, कंपोजिशन की बात अलग है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, टेन्योर क्या है? 5 साल और 65 ईयर्स और विच एवर इज अर्लियर, जो भी अट्रैक्ट हो जाए 5 साल और 65 ईयर। जैसे कि 63 ईयर्स में रीअपॉइंट होंगे, ठीक है, तो ही कैन बी अपॉइंट फॉर फर्दर 2 ईयर्स। तो ऐसे 65 ईयर्स हो जाएंगे तो इनको 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं किया जाएगा। टेन्योर 5 साल इन द सेंस आप मैक्सिमम 5 साल के लिए एक बार में कर सकते हो। हावेवर आप 3 साल के लिए भी कर सकते हो, पर मैक्सिमम 5 साल है। और रही बात 65 साल की से ऊपर पे आप नहीं हो पाओगे, तो इधर रीअपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, बट कैन नॉट कंटिन्यू सर्विस फॉर मोर देन 2 ईयर्स। तो सेक्शन 5 क्या बोलता है कि चेयरमैन होल्ड ऑफिस कर सकता है 3 साल तक, मैक्सिमम 65 साल है, और रीअपॉइंट हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। फिर क्या लिखा हुआ है? चलो ठीक है, ये हो गया हमारा मैक्सिमम एज, मैक्सिमम 65 ईयर से रीअपॉइंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, क्या प्रोफेसर, चलो इसको अपॉइंट कर सकते हैं, तो क्या प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का क्या उसको अपॉइंट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, पर दिख रहा है ना आपको कि प्रोफेसर को अपॉइंट करें। तो एक बात बता दो ये भी कि प्रोफेसर अपॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो क्या लिखा हुआ है? चेयरमैन शैल बी पर्सन्स, चेयरमैन कौन होगा? पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एबिलिटी स्टैंडिंग, मतलब पर्सन ऑफ IAS, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि ऑल, मतलब कि सारे मेंबर जो है पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एबिलिटी स्टैंडिंग, ठीक है, पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एबिलिटी स्टैंडिंग, और हैविंग द कैपेसिटी ऑफ डील विद द प्रॉब्लम, की वो प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं, और उनका स्पेशल नॉलेज है, प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं, और स्पेशल नॉलेज भी है। और स्पेशल नॉलेज जिसका लाफा का लॉ, देखो ये लाफे लॉ, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, देखो यही सब है, ठीक है। तो पर्सन कौन है? पर्सन हैविंग IAS एबिलिटी टू डील विद दी प्रॉब्लम्स, ठीक है, कैपेसिटी टू डील विद दी प्रॉब्लम, एंड हैव स्पेशल नॉलेज, तो प्रॉब्लम से भी डील कर सकते हो, स्पेशल नॉलेज भी। तो देखो, जैसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है तो पर्सन विद प्रूवन इंटीग्रिटी एबिलिटी स्टैंडिंग, ठीक है, वो कैपेसिटी टू डील विद दी प्रॉब्लम से, और हैविंग स्पेशल नॉलेज, दोनों में से कोई सा भी एक देख लो। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है तो स्पेशल नॉलेज तो होगा ही होगा। अब एक और क्वेश्चन पूछा है कि डिस्कस वेदर इट कुड बी पॉसिबल टू रिलिंक्विश करना, तो कर सकता है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको रिमूव करेगी तो आपको 3 महीने का नोटिस देगी, या 3 महीने की सैलरी एडवांस देगी। तो वैसे ही जो है आपको भी रिलिंक्विश अगर करना है तो आप नोटिस है तो 3 महीने का सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना ऑफिस आप रिलिंक्विश कर सकते हो, ठीक है। रिमूवल मतलब भगाना होता है, रिलिंक्विश मतलब छोड़ना होता है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को टर्मिनेट करना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट टर्मिनेट कर सकता है, वो 3 महीने की आपको नोटिस देगा, या तो 3 महीने की सैलरी एडवांस देगा। और अगर आपको रिलिंक्विश करना है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे नोटिस दो 3 महीने का एटलीस्ट। चलो, मिस्टर मॉरल जो है SEBI का मेंबर है, और इंक्वायरी एंड ऑडिट करता है स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ कंप्लेंट ये बोलते हैं कि इंक्वायरी करते दौरान इसने ना बाइक लेकर रखी है फॉर द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, रजिस्टर ले ली, देयरफॉर ही शुड बी रिमूव, उसको रिमूव करो। ये रिमूव करने का बोल कौन रहा है? मेंबर, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंप्लेंट्स बोल रहे हैं। तो क्या कंप्लेंट के लोगों की कंप्लेंट पे क्या रिमूव कर सकते हैं? रिमूवल के लिए एब्यूजिव IUC होना चाहिए, एब्यूजिव IUC। आई से होता है हमारा इंसॉल्वेंट, एब्यूसिव, चलो मैं एब्यूसिव से स्टार्ट करूँ, एब्यूसी आयुषी की जगह IUC बोल दो। तो एब्यूसिव मतलब कि पर्सन अपनी पोजीशन एब्यूज़ करी, तो उसने एब्यूज़ करी अपनी पोजीशन को, और उसका हिज कंटिन्यूएंस इन ऑफिस डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो पर्सन ने एब्यूज़ करा इन पोजीशन, पर्सन ने एब्यूज़ करा, ठीक है, एब्यूज़ हिज पोजीशन व्हाइल गिविंग सर्विसेज, ठीक है, ड्यूरिंग टेन्योर। तो बोल सकते हैं कि पर्सन हैज़ अब्यूज हिज पोजीशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ एन ऑफिस डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट, अपनी पोजीशन को एब्यूज़ करा और कंटिन्यू करना डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट है। तो ये हो गया एब्यूसिव। क्या था? आई, इंसॉल्वेंट, एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। यू, अनसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो जैसे एडजुडिकेटेड, इंसॉल्वेंट है तो एडजुडिकेटेड, इंसॉल्वेंट भी एडजुडिकेटेड। ऐसा नहीं कि कोई बोल दे कंगाल तो बोल जाए इंसॉल्वेंट, नहीं, एडजुडिकेटेड होना चाहिए। अनसाउंड माइंड तो डिक्लेयर बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, IU हो गया। अब C, convicted of an offence involving moral turpitude in the opinion of central government,
The abuse of his position and continuation of office is detrimental to public interest, adjudicated insolvent, declared as insolvent and convicted by a court. ठीक है, involving for an office involving moral turpitude in the opinion of the central government. तो अगर कंप्लेनेंट जो है सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं तो ये कोई रीज़न नहीं होता रिमूव करने का. पॉइंट ये है कि रिमूव करने से पहले, किसी मेंबर को रिमूव करने से पहले आप उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देते हो. तो अगर कोई एलिगेशन लगा रहा है, ठीक है, कि उसने अपनी पोजीशन अब्यूज़ करी, पोजीशन अब्यूज़ करना इन द सेंस कि वो पेनल्टी ब्राइब ले रहा है, ठीक है, तो पोजीशन अब्यूज़ करी एंड कंटिन्यूएशन ऑफ ऑफेंस इज डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट. तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देगा, फिर उसको रिमूव करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझ लिया. अगला क्वेश्चन LODR का क्वेश्चन है. चलो, रवि फेल टू पे पेनल्टी. रवि पेनल्टी नहीं पे कर पाया जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने इम्पोज करी. तो पेनल्टी तो पे नहीं करी, ऊपर से ट्रांसफ़र कर दी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी. मतलब कि लोग इसकी प्रॉपर्टी से नहीं वसूले तो उसने चतरे ने प्रॉपर्टी ही ट्रांसफ़र कर दी. किसको ट्रांसफ़र करी? सिस्टर को. ठीक है, और FD किसको? माइनर को. अब वो माइनर मेजर हो गया है और उसके पास ही रखा हुआ है. अब मैं को बताऊँ कि जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वो FD जो है अब उसको अटैच कर सकते नहीं कर सकते. देखो सिंपल से बात है, अगर पर्सन गड़बड़ करता है तो रिकवरी ऑफिसर जो है बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, ठीक है, जिसमें अमाउंट लिखा हुआ रहता है और ये हमको रिकवर करना है. तो एक स्टेटमेंट जारी करते हैं इन द स्पेसिफाइड फॉर्म, स्पेसिफाई द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द पर्सन. इससे इतना अमाउंट हमको ड्यू है, इससे इतना अमाउंट हमको ड्यू है एंड शेल प्रोसीड टू रिकवर फ्रॉम सच पर्सन. और हम इसको जो है प्रोसीड टू रिकवर फ्रॉम सच पर्सन. एक स्टेटमेंट जारी होता है. अब एज पर द एक्सप्लेनेशन, रिकवरी में कुछ भी कर सकते हैं. मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, मनी हेल्ड इन बैंक अकाउंट, शैल इंक्लूड एनी प्रॉपर्टी और मनी हेल्ड इन बैंक अकाउंट विच हैज़ बीन ट्रांसफर्ड. देखो शैल इंक्लूड, इसमें ये भी इंक्लूड होता है प्रॉपर्टी, मतलब दोनों प्रॉपर्टी और मनी इज हेल्ड इन बैंक अकाउंट, जो ट्रांसफ़र करा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली. ठीक है, ऑन और आफ्टर डेट. ऑन आफ्टर डेट व्हेन द अमाउंट स्पेसिफाइड इन दिस सर्टिफिकेट. तो जब अमाउंट स्पेसिफाई करा सर्टिफिकेट में, व्हेन द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सर्टिफिकेट हैज़ बिकम ड्यू, और उसके बाद बेचा, ठीक है, तो हम उसको भी रिकवर कर सकते हैं. वो किसको बेचा? स्पाउस को बेच जाओ, क्योंकि अपने वालों को बेचते ना, माइनर चाइल्ड को बेचाओ. सन, देखो माइनर चाइल्ड, मेजर नहीं. सन अब मेजर की वाइफ, ठीक है, एक तो माइनर चाइल्ड हो गया, मेजर सन हो गया, तो उसकी वाइफ, मेजर सन को नहीं, मेजर की वाइफ और मेजर के माइनर चाइल्ड को. ठीक है, वो भी अदरवाइज देन फॉर एडुकेट कंसिडरेशन, क्योंकि अगर एडुकेट कंसिडरेशन पे दिया होगा तो उसको भी कुछ मिल गया होगा, पर अगर उसने फ्री में दिया या अदरवाइज देन फॉर एडुकेट कंसिडरेशन दिया तो ऐसे केस में जो है प्रॉपर्टी मनी बैंक अकाउंट, उसको भी देखो कि लिखा है ना इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब कि इसको भी हम रिकवर कर लेंगे. तो इसने तो सिस्टर को ट्रांसफ़र करी है तो उसको नहीं करेंगे रिकवर. तो जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको अटैच नहीं कर पाएंगे, पर FD जो है माइनर सर को दी है तो उसको अटैच कर सकते हैं, पर वो माइनर अब मेजर हो गया है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि माइनर को दिया तो अटैच कर सकते हैं, मेजर को दिया तो अटैच नहीं कर सकते. सी फर्दर दिस FD कैन इवन आफ्टर डेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी बाय सच माइनर सन. ठीक है, तो कंटिन्यू वो मान लिया जाएगा कि उसका ही पैसा है. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेजर हो गया है तो अटैच नहीं कर सकते, तो आप गलत हो, अटैच तो कर सकते. और रिकवरी ऑफिसर को लोकल असिस्टेंस चाहिए तो क्या ले सकता है? हाँ ले सकता है. ठीक है, देखो सेक्शन 28 है ना, बहुत सारे कारण से लगता है, ऐसा नहीं है इधर सिर्फ एक ही कारण है कि पेनल्टी पे नहीं करी, पर PDF चलता है इधर. PDF देखो, आपने पेनल्टी पे नहीं करी, आपने डायरेक्शंस फॉलो नहीं करे. ठीक है, अब डायरेक्शंस फॉर रिफंड ऑफ अमाउंट, जैसे कुछ अमाउंट है और आपको रिफंड करना है तो डायरेक्शंस आपको फॉलो नहीं करे. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिफंड ऑफ अमाउंट और डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर के डायरेक्शन भी आपने फॉलो नहीं करे, और F से आपने फ़ीस पे नहीं करी जो बोर्ड को दी, तो PDF पूरा चलता है इधर. सी जो पर्सन, जो रिकवरी ऑफिसर एक सर्टिफिकेट साइन करता है, वो स्पेसिफाई करता है अमाउंट जो रिकवरी करने का है, तो पर्सन से वो अमाउंट रिकवरी करता है. अब अमाउंट अगर उसको मिल गया तो काफ़ी सही रहेगा ना, कि अगर उसका सामने वाले ने पे कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं. पर इधर रिकवरी कर रहे हैं तो अमाउंट कहाँ से ले सकते हैं, वो कहाँ से अटैच कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं, बैंक अकाउंट कर सकते हैं. इस तरीके से जो स्पेसिफाइड अमाउंट है वो रिकवर कर सकते हैं. तो ऐसा है कि अमाउंट ड्यू, तो जो अमाउंट, ठीक है, जो सर्टिफिकेट में बताया हुआ है, ठीक है, तो अमाउंट जो सर्टिफिकेट में बताया हुआ है, डेट ऑन विच इट बिकम ड्यू, उसके या उसके बाद कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र करा तो हम उसको अटैच करेंगे.
तो अगर आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र किया स्पाउस को, सन को, ठीक है, अगर आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र करा स्पाउस को, ठीक है, सन में भी आपका माइनर सन है, ठीक है, माइनर चाइल्ड है इनफैक्ट। पर देखो अगर आपने इनको ट्रांसफ़र किया माइनर सन, ठीक है, मतलब माइनर चाइल्ड को ट्रांसफ़र करा, राइट, या मेजर, अब वो जो मेजर हो गए, तो अगर आपने मेजर सन की वाइफ को ट्रांसफ़र करा या उसके माइनर चाइल्ड को ट्रांसफ़र करा, अगर इनको ट्रांसफ़र करा वो भी अदर देन एडुकेट कंसिडरेशन, क्योंकि अगर कंसिडरेशन होता तो हम आपसे कंसिडरेशन जितना आपने लिया है उतना ही हम आपसे रिकवर कर लेते। पर अगर आपने अदर देन एडुकेट कंसिडरेशन इधर से ट्रांसफ़र किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो भी उसको भी हम अटैच कर सकते हैं। मीन्स सी माइनर को एफडी ट्रांसफ़र करी तो हम उसको अटैच कर सकते हैं, पर वो माइनर अब मेजर हो गया तो क्या अटैच कर सकते हैं क्या? फिर भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि वो तब भी उसकी प्रॉपर्टी रहेगी, तब भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरर की ही रहेगी। तो इस तरीके से देखो हम सिस्टर का भी अटैच नहीं कर सकते। जो माइनर अगर मेजर हो गया है, ठीक है, माइनर को ट्रांसफ़र किया था वो अभी मेजर हो गया, तो हम उसको अटैच कर सकते हैं। माइनर डॉटर को भी अटैच कर सकते हैं, मेजर को अटैच नहीं कर पाएंगे। वो मेजर के इनफैक्ट माइनर चाइल्ड को ही अटैच कर सकते हैं, ठीक है, मेजर चाइल्ड का अटैच नहीं करेंगे। देखो एक्स ने कंप्लेंट फाइल करी पी के अगेंस्ट में, ठीक है, एक्स ने कंप्लेंट फाइल करी पी के अगेंस्ट में, और आफ्टर इंक्वायरी से भी फाइंड की मेहता ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कि कुछ इन्फॉर्मेशन है प्राइस सेंसिटिव है और वो पब्लिश नहीं हुई है, और उसके बेसिस पे, ठीक है, हैज़ इंडल्ज इन द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है, तो सेबी क्या क्या एक्शन लेगा तो अपनों को बताना है। देखो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे ट्रेडिंग करना मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई। तो देखो बहुत सारी चीज़ें कवर है। अगर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, या आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हो वो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे पर आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेट करो, काउंसिल आप हेल्प कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन को टू डील इन सिक्योरिटी, कि चल मैं तेरी मदद कर देता हूँ डील करने में, ठीक है। तो या तो भैया आप खुद ही ट्रेड कर रहे हो, या तो आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, या आप काउंसिल या प्रोक्योर कर रहे हो फॉर एनी अदर पर्सन, आप किसी दूसरे पर्सन के लिए एक्वायर कर रहे हो, या आप किसी दूसरे पर्सन को मदद कर रहे हैं एक्वायर करने के लिए, ठीक, टू डील इन सिक्योरिटीज़ ऑन बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। देखो या तो आप खुद डील कर रहे हो, राइट, या आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हो, या आप काउंसिल कर रहे हो किसी दूसरों को टू डीलिंग द सिक्योरिटीज ऑन बेस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, या प्रोक्योर कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, जो भी है। पेनल्टी 25 करोड़ तक जाती है और मिनिमम 10 लाख तो पे करना ही करना है, और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट विच इज़ हायर। यही लिखा है कि इन अकॉर्डिंग टू दिस, देखो पर्सन आइदर ऑन इट्स ओन या दूसरे पर्सन के बिहाफ पे, खुद से या दूसरे पर्सन के बिहाफ पे डील करते हैं सिक्योरिटी, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। या तो आप डील कर रहे हो या तो कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, पर कम्युनिकेट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहे हो तो चलेगा, या वही काउंसिल प्रोक्योर कर रहे हो, काउंसिल कर रहे हो या प्रोक्योर कर रहे हो, काउंसिल फॉर एनी अदर पर्सन, तो काउंसिल कर रहे हो या प्रोक्योर कर रहे हो इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन, ठीक है, काउंसिल टू अदर पर्सन या प्रोक्योर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन ऑन द बेस ऑफ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, टू डील इन सिक्योरिटी ऑन द बेस ऑफ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो ठीक है, पेनल्टी की बात हो गई। अगला, एक इन्वेस्टर है वो सेटिस्फाइड नहीं है अबाउट द डीलिंग ऑफ स्टॉक्स ब्रोकर, तो एवेन्यूज़ क्या अवेलेबल है उसके पास, क्योंकि उसको स्टॉक ब्रोकर के अगेंस्ट में कंप्लेंट करनी है, ठीक है, तो वो किन ग्राउंड्स पे कंप्लेंट कर सकता है। तो देखो ये आता है आपका 15F, ठीक है, तो देखो फेलियर टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट, इसमें क्या आता है PSC ब्रो, PSC मतलब कि P से आता है सबसे पहले पेमेंट, आपने पेमेंट नहीं करा, राइट, S से फेलियर टू डिलीवर सिक्योरिटी, आपने सिक्योरिटी डिलीवर नहीं करे, C फेलियर टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, फिर ब्रो चार्ज एक्सेस ब्रोकरेज। तो PSC क्या, ब्रो क्या होता है, फेलियर टू मेक पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ टू इन्वेस्टर, फेलियर टू डिलीवर सिक्योरिटीज़, फेलियर टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, ठीक है, फिर ब्रो से चार्ज एक्सेस ब्रोकरेज एज स्पेसिफाइड, ठीक है, चार्जिंग ऑफ एक्सेस ब्रोकरेज एज स्पेसिफाइड, उससे आप एक्सेस चार्ज कर रहे हो तो पेनल्टी है। अब PSC की अलग है, ब्रो की अलग है। PSC की पेनल्टी क्या है,
मिनिमम 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़, 25 करोड़ नहीं था, इधर मिनिमम 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़, ठीक है। सब्जेक्ट टू 1 लाख पर डे इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ठीक है, टू द मैक्सिमम 1 करोड़, टू मिनिमम 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे ड्यूरिंग द ऑफेंस कंटिन्यू सब्जेक्ट टू 1 करोड़, ऐसा बोलो। मिनिमम 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे, ठीक है, इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस सब्जेक्ट टू 1 करोड़। और ब्रोकरेज में मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ ब्रोकरेज, राइट। तो जो 1 लाख पर डे है वो तो देखो सब तीनों जगह अलग है। मिनिमम 1 लाख से मैक्सिमम 1 करोड़ है, दूसरा मिनिमम 1 लाख इसमें कंटिन्यू इफ़ कंटिन्यूइंग ऑफेंस तो सब्जेक्ट टू 1 लाख पर डे और मैक्सिमम जो है 1 करोड़ है। और मिनिमम 1 लाख से 5 टाइम्स ऑफ ब्रोकरेज और 5 टाइम्स ऑफ एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज। ऑब्वियसली जो नॉर्मल है वो तो रहेगा ही ना। अब देखो मिस्टर कुमार ने कंप्लेंट फाइल करी अगेंस्ट पी एलिजिंग दैट पी ने एलिजिंग दैट मिस्टर पी हैज़ कम्युनिकेट अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू एक्स। तो उसने कम्युनिकेट कर दिया एक्स को, देखो तो अपन ने जी में क्या पढ़ा था कि वो पर्सन डील्स ऑन इटसेल्फ या ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, ठीक है, ऑन बेस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, या तो कम्युनिकेट कर देता है या तो काउंसिल और प्रोक्योर करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन, ठीक है। तो काउंसिल टू और प्रोक्योर फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन टू डील इन द सिक्योरिटी ऑन द बेस ऑफ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो बस ये है एग्जामिन द लाइबिलिटी है मिनिमम 5 लाख से मैक्सिमम 25 करोड़, मिनिमम 10 लाख से इनफैक्ट, ठीक है, 10 लाख से 25 करोड़ और 1 सेकेंड 10 लाख से 25 करोड़ 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट विच इज़ हायर। चलो सेबी हैज़ अंडरटेकन इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एलआर। तो सेबी ने अंडरटेकन करा कि चलो इंस्पेक्ट करते हैं, स्पेसिफाई द मेजर विच में भी टेकन बाय सेबी। तो मेजर जो सेबी को लेना चाहिए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। अब हम बुक्स एंड रिकॉर्ड्स एलआर के जो है इंस्पेक्शन कर रहे हैं जो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी मार्केट ऑन कंप्लीशन ऑफ सच इंक्वायरी। तो इंक्वायरी के बाद आप इंस्पेक्शन करते हो ना, तो बोल रहे ऑन कंप्लीशन ऑफ सच इंक्वायरी क्या क्या प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। देखो मेजर्स बोल दिया ना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर कि जिनका उस कंपनी में पैसे लगे हैं, ठीक है, तो क्या क्या करना चाहिए। देखो 11.4 की जो मेजर्स है ना वो मेजर बहुत ही फेमस है। तो क्या बोल के रखा है 11.4 में सेबी द बोर्ड बाय एन ऑर्डर, बोर्ड ऑर्डर से, सबसे पहले बोर्ड ऑर्डर से, ठीक है, बोर्ड बाय एन ऑर्डर, बोर्ड वाया ऑर्डर, वो मेजर्स ले सकते हैं, ठीक है। और रीजन्स टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, द बोर्ड मे बाय एन ऑर्डर फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटी मेजर्स सिक्योरिटी मार्केट टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर। जो भी है वो ये मेजर ले सकते हैं वाया ऑर्डर। तो सेबी वाया ऑर्डर वो मेजर ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है सी बोर्ड वाया ऑर्डर जो है मेजर ले सकते हैं, ठीक है। वो खुद के लिए नहीं ले रहे हैं, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटी मार्केट वो मेजर ले सकते हैं ऑब्वियसली अदर रीजन्स टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग। तो भले ही आइदर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और कंप्लीशन, ठीक है, पेंडिंग चल रहा हो तो भी मेजर ले सकते हैं, कंप्लीशन पे भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। सी अब रीज़न टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग क्या क्या कर सकते हैं वो, सिक्योरिटी की ट्रेडिंग रोक सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी। कोई भी पर्सन जो है एक्सेस नहीं कर सकता सिक्योरिटी मार्केट, और जो पर्सन एसोसिएट है सिक्योरिटी मार्केट वो बाय सेल और डील नहीं कर सकते। तो नए पर्सन एक्सेस नहीं कर सकते, जो अंदर ही है सिक्योरिटी मार्केट में वो डील नहीं कर सकते। जो उनके ऑफिस बियरर रहते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो ऑफिस बियरर भी स्टॉक एक्सचेंज के और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के, तो ऑफिस बियरर भी जो है स्टॉक एक्सचेंज के सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। जो भी प्रोसीड्स और सिक्योरिटीज़ है, impound and retain the proceeds and securities in respect of transaction under investigation। तो कुछ in respect of any transaction which is under investigation, तो उस ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में जो भी प्रोसीड्स है उसको इम्पाउंड या रिटेन कर देंगे और उसको IPF में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर ये तो चलो ठीक है, अटैचमेंट कर देंगे बुक्स अकाउंट और प्रॉपर्टी का। क्या लगेगा बुक्स अकाउंट एंड पेपर की प्रॉपर्टी है, सी अटैच कर देंगे बैंक प्रॉपर्टी, ठीक है, अटैच कर देंगे बैंक अकाउंट प्रॉपर्टीज़ किसके, इंटरमीडियरी के और पर्सन एसोसिएट होते हैं जो सिक्योरिटी मार्केट के उनके। तो अटैच बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमीडियरी या पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट, उनके बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे और 90 डेज़ तक अटैच करेंगे। और विद इन 90 डेज ऑफ सेट अटैचमेंट ऑब्टेन कन्फर्मेशन, वो स्पेशल कोर्ट से कन्फर्मेशन ले लेंगे, राइट।
फिर सच अटैचमेंट जो है कंटिन्यू रहेगा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग। तो वही बात हो गई कि हम कंफर्मेशन लेंगे और एक बार कंफर्मेशन स्पेशल कोर्ट ने कर दिया तो ये कंटिन्यू रहेगा टिल द इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड। और याद रखना कि अटैचमेंट जो है सिर्फ प्रोसीड्स एक्चुअली इन्वॉल्व है इन वायलेशन ऑफ एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो क्या लिखा है, जो प्रोसीड्स एक्चुअली इन्वॉल्व है ना उसका ही अटैचमेंट करेंगे। और इंटरमीडियरी को डायरेक्ट कर देंगे कि नॉट टू डिस्पोज। देखो अटैच तो करेंगे, साथ ही साथ इंटरमीडिएट को डायरेक्ट भी कर सकते हैं या पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट डायरेक्ट कर देंगे कि तुम डिस्पोज नहीं करना, तुम एलिनेट नहीं करना, डिस्पोज नहीं करना, एलिनेट नहीं करना, राइट। तो डिस्पोज एलिनेट नहीं करोगे, असेट फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो असेट फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन, असेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो ट्रांजेक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन से कुछ असेट आई हो तो उस असेट को डिस्पोज एलिनेट नहीं करोगे। देखो ये इसका पर्टिकुलर चार्ट क्या था कि सेबी है, सिक्योरिटी सस्पेंड कर देंगे, उनके ऑफिसर्स को सस्पेंड कर देंगे। तो रिस्ट्रिक्शन या सस्पेंशन ये अपने पढ़ा था कि सस्पेंडर ट्रेडिंग सस्पेंड कर देंगे, पर्सन को मना कर देंगे कि आप एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। ऑफिस बियरर को भी सस्पेंड कर देंगे। जो भी प्रोसीड्स है वो प्रोसीड्स को इम्पाउंड कर देंगे, रिटेन कर देंगे। तो प्रोसीड्स को इम्पाउंड और रिटेन कर देंगे। पर्सन जो एसोसिएट है सिक्योरिटी मार्केट से वो बाय सेल और डील नहीं कर सकते। मतलब कि देखो सेबी आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते सिक्योरिटी में, ऑफिसर्स को सस्पेंड कर देंगे। नए पर्सन एक्सेस नहीं कर सकते टू द सिक्योरिटी मार्केट। पर्सन जो एसोसिएट है सिक्योरिटी मार्केट से वो बाय सेल डील नहीं कर सकते। ट्रांजेक्शन जो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है सारी प्रोसीड्स जो है इम्पाउंड और रिटेन कर देंगे। और प्रोसीड्स और सिक्योरिटीज़ तो इम्पाउंड रिटेन सारी प्रोसीड्स और सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन अटैचमेंट कर देंगे। ये तो अपन ने अटैचमेंट पढ़ा ही है। और डायरेक्शन नॉट टू डिस्पोज, अभी अटैचमेंट की जो बात है तो अपन ने पढ़ा था कि अटैच करेंगे बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमीडिएट या पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट। 90 दिन का अटैचमेंट करेंगे, देन स्पेशल कोर्ट से परमिशन ले लेंगे विद इन 90 डेज। और ये जो अटैचमेंट है एक बार कंफर्मेशन मिल जाए तो अटैचमेंट कंटिन्यू रहेगा टिल द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूज। और अटैचमेंट सिर्फ एक्चुअली अमाउंट इन्वॉल्व, एक्चुअली मनी इन्वॉल्व का ही करेंगे। और डायरेक्ट कर देंगे इंटरमीडिएट को, पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट को कि डिस्पोज और एलिनेट नहीं करे असेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अपॉन कंप्लेंट सेबी से जो रिसीव हुई है रिगार्डिंग लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ ब्लू रॉक एट गुवाहाटी, सेबी ने ऑर्डर पास किया टू डी लिस्ट। देखो कंप्लेंट सेबी को रिसीव हुई थी रिगार्डिंग लिस्टेड सिक्योरिटीज़, ठीक है। लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के रिस्पेक्ट में कंप्लेंट रिसीव हुई थी तो सेबी ने ऑर्डर पास किया कि चलो डी लिस्ट करो। अभी उस ब्लू रॉक से एग्रीड ऑर्डर से क्या स्टेप लेगा वो सेबी के अगेंस्ट, तो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर दो 45 दिन के अंदर, ठीक है। विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड बाय 45 डेज। वो ट्रिब्यूनल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंगर देगा, ठीक है, कन्फर्म मॉडिफाई या सेटिसाइड कर सकता है, राइट। और सेट ये जो ऑर्डर है, जो पर्टिकुलर ऑर्डर देगा उस ऑर्डर की कॉपी अपीलिंग पार्टी को, एओ को, सबको देगा। और एज एक्सपीडिशन एज पॉसिबल डिस्पोज करे 6 महीने के अंदर। ठीक, तो हमने क्या देखा है, अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा कि सेबी के ऑर्डर पे अपील करना हो तो सेट में अपील कर दो। तो देखो ऐसा है कि एओ, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए के ऑर्डर पे आप अपील कर सकते हो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में 45 डेज़ के अंदर। इसमें भी फर्दर एक्सटेंड टू 45 डेज़ सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल डिस्पोज करेगा वो जो है अपील को एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल इन 6 मंथ। चलो, मिस्टर जुबीन मेंबर है सेबी का, वॉज एडजज एज इंसॉल्वेंट, मतलब कि अब इसको जो है रिमूव कर सकते, ठीक है। तो एडजज एज इंसॉल्वेंट बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एज ऑफ दैट ग्रुप ऑफ कंप्लेंट ने एलिज करा दैट जुबीन, देखो जुबीन जो है वॉज एडजज एज इंसॉल्वेंट बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एज ऑफ दैट ग्रुप ऑफ कंप्लेंट ने एलिज करा कि जुबीन वाइल रेंडरिंग हिज सर्विसेज इन ऑफिस में बायस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है, वो बायस्ड है, ठीक है। वर्किंग इन सच अ स्टेट ऑफ पोजीशन बाय हिम मे बी डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट, तो वर्किंग इन सच अ स्टेट ऑफ पोजीशन बाय हिम मे बी डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट, सो ही शुड बी रिमूव, ठीक है। तो अब जब वो एडजज हो गया इंसॉल्वेंट तो बात ही खत्म हो गई। नहीं, इधर आपको ये समझना पड़ेगा कि इधर एडजज एज इंसॉल्वेंट, 1 सेकेंड, इन्होंने ये बोला इधर, अगर आप केस में देखोगे कि ग्रुप ऑफ कंप्लेंट ने एलिज करा है, वो उन्होंने कंप्लेंट करा है कि जुबीन अ मेंबर ऑफ सेबी इज बीइंग एडजज एज इंसॉल्वेंट। वो इधर लिखा हुआ है कि एडजज एज इंसॉल्वेंट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और ग्रुप ऑफ कंप्लेंट ने ये एलिज करा है। ओके, मतलब क्वेश्चन से आंसर सिंक नहीं हो रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है कि इधर तो इन्होंने आंसर थोड़ा सा डिवेट करा है, और हम ये समझ गए हैं कि अगर मेंबर लोग कंप्लेंट करते हैं तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंगट देंगे।
पर पॉइंट ये आता है कि जब पर्सन पहले से ही एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट हो चुका है, सी बाय, ठीक है, बाय कोर्ट या ट्रिब्यूनल, तो ऐसे केस में फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट की तो बात ही नहीं आती है, तब तो वो वैसे ही रिमूव होता है। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लेटर ऑन देखेंगे, कवर करेंगे जब भी कुछ इसके रिस्पेक्ट में क्लैरिटी आएगी। सी अब देखो, सेबी ऑन कंप्लेन ऑफ मिस्टर के जी, कंप्लेंट आई, वो इंक्वायर सेबी ऑन कंप्लेंट ऑफ मिस्टर के जी, फिर इसने इंक्वायरी करी कि मेहता जो CEO ऑफ एक्स कंपनी है, ऑन द बेसिस ऑफ ये जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इंडल्ज इन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो देखो, इंडल्ज करा हो या उसने खुद ऑन इटसेल्फ या ऑन बिहाफ या कम्युनिकेट करा हो या काउंसिल प्रोक्योर किया हो, काउंसिल टू और प्रोक्योर फॉर इन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है, डील्स इन सिक्योरिटी ऑन द बेस ऑफ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे केस में 15G लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक्शन क्या है? मिनिमम 10 लाख से मैक्सिमम 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट विच इज हायर। वापस आ गया कि ग्रुप ऑफ कंप्लेंट ने एलिज करा डेड मेंबर्स का पिक्यूनरी इंटरेस्ट है इन सम केसेस, ठीक है, दैट कम अप बिफोर द बोर्ड। उसने अपनी मिसयूज़ करी अपनी पोजीशन, एक तो पिक्यूनरी इंटरेस्ट है, मिसयूज़ करी पोजीशन, तो इसलिए रिमूव करो। तो इफ अ पर्सन अब्यूज हिज पोजीशन इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अब्यूज हिज पोजीशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ ऑफिस इज डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है, ठीक है, एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट ओपिनियन। फिर एब्यूसिव आईयूसी एडजुडिकेट एज इंसॉल्वेंट या अनसाउंड माइंड डिक्लेयर बाय कोर्ट, ठीक है, कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, तो ये है। तो ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देंगे उसको। इन द प्रेजेंट केस जो ग्रुप ऑफ कंप्लेंट थे, ये सब चीज़ देखे रखी पूरी की पूरी। वापस सेबी को कंप्लेंट रिसीव इन्वेस्टर से कि कुछ ब्रोकर जो है प्राइस मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है। देखो, अब ब्रोकर इन्वॉल्व है प्राइस मैनिपुलेशन में, ये नहीं बोला कि ब्रोकर के रिस्पेक्ट में एक्शन लेना है। देखो, इसके पहले एक ब्रोकर का क्वेश्चन आया था, वो क्या था? इसमें ये था कि वो डीलिंग्स से सेटिस्फाइड नहीं है, राइट, वो डीलिंग्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको कंप्लेंट करनी है स्टॉक ब्रोकर के अगेंस्ट में, क्योंकि वो उसके डीलिंग से सेटिस्फाइड नहीं है। इधर डीलिंग विलिंग तो छोड़ो, वो प्राइस मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है, तो क्या पावर एक्सरसाइज कर सकते सेबी, ठीक है। तो अगर आप ब्रोकर से सेटिस्फाइड नहीं हो, उसके काम से सेटिस्फाइड नहीं हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं कर रहा है, वो पेमेंट नहीं कर रहा है और सिक्योरिटीज़ डिलीवर नहीं कर रहा है एंड चार्ज कर रहा है एक्सेस ब्रोकरेज, तो ऐसे केस में वो आता है 15F उसके लिए। पर अगर ब्रोकर प्राइस मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है तो इसमें 3 सेक्शन लगते हैं। 11(4) लग जाता है जो अभी अपन ने पढ़ा मेजर्स वाला, 12A लग जाता है एंड 15HA लग जाता है। 15HA कब लगता है कि पर्सन इंगेज है फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में, और उसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में एक आता है प्राइस मैनिपुलेशन। तो देखो, इसमें भी मैक्सिमम 25 करोड़ तक जा रहा है, पर इधर 5 लाख से 25 करोड़ है और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट है। अब 10 लाख से 25 करोड़ भी हमने देखा है। वो जो 10 लाख से 25 करोड़ है वो क्या था? वो था 15G में, ठीक है, 10 लाख से 25 करोड़, इधर 5 लाख से 25 करोड़ है और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट विच इज हायर। तो ये तो चलो ठीक है, इसकी तो पेनल्टी लग गई कि पर्सन डील कर रहा है फ्रॉड एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में है, तो उसको पेनल्टी लग जाएगी। 15HA की बात कर ली, 12 है, ठीक है, 12 है, 11(4) इन सब की बात कर लेते हैं। तो देखो क्या इसमें कि सस्पेंड करो ट्रेडिंग, राइट, पर्सन को एक्सेस करने के लिए रिस्ट्रेन कर दो, वो जो पर्सन एसोसिएट है सिक्योरिटी मार्केट में वो बाय सेल और डील नहीं कर सकता है। तो 3 रिस्ट्रिक्शन तो इन पे लगा दिया जाता है। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि ये 11(4) के ऑर्डर तभी इशू कर सकते हैं, ठीक है, इशू करने से पहले रीजन्स टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग हो, और बिफोर और आफ्टर पासिंग सच ऑर्डर, ठीक है, रीजन्स तो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट भी देना पड़ेगा। अब आता है 12A, 12 एक सेक्शन है जो इसके बारे में बात करता है, राइट। तो क्या लिखा है? प्रोहिबिशन, क्या लिखा है? प्रोहिबिशन ऑन मैनिपुलेशन एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस। प्रोहिबिशन ऑन मैनिपुलेशन, कि आप प्राइस मैनिपुलेशन कर रहे हो ना, कि जो मैनिपुलेशन की प्रैक्टिस है इस पर प्रोहिबिट करना। देखो, सबसे पहले जो 11(4) के मेजर्स क्या होते हैं, जो हमने मेजर्स पढ़े थे कि सस्पेंड कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी, देन पर्सन एंट्री नहीं दे सकता, न्यू एंट्रेंस कैन एंटर इनटू द मार्केट, ठीक। तो प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेस ऑफ द पर्सन टू एंटर इन द सिक्योरिटी मार्केट, वो पर्सन जो एसोसिएट है सिक्योरिटी मार्केट से वो बाय सेल डील नहीं कर सकते, ये हमने 11(4) पढ़ा। फिर 15HA की पेनल्टी देख ली हमने कि अगर पर्सन इन्वॉल्व है फंड में फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में, जिससे प्राइस मैनिपुलेशन भी आता है, तो 5 लाख से 25 करोड़, 5 लाख से 25 लाख नहीं है, 5 लाख से 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज है।
चलो ये हो गया हमारा। और 12A क्या बोलता है कि प्रोहिबिशन, क्या वो रोकता है यार, आप प्रोहिबिशन ऑन मैनिपुलेशन एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस। तो ऐसा है कि पर्सन यूज़ या एम्प्लॉय कर रहा है या तीन चीज़ें, यूज़ एम्प्लॉय या इंगेज। तो यूज़ एम्प्लॉय कर रहा है एनी डिवाइस, एनी मैनिपुलेटिव डिफेक्टिव डिवाइस इन इशू परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद IPS। ठीक है, अगर यूज़ और एम्प्लॉय कर रहा है एनी मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइस इन कनेक्शन विद इशू परचेज एंड सेल, वो तो ठीक है, आप बोल ही दोगे। वो यूज़ और एम्प्लॉय कर रहा है मैनिपुलेशन एंड डिसेप्टिव डिवाइस। ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि वो पर्सन यूज़ और एम्प्लॉय कर रहा है, 1 सेकेंड, तो वो यूज़ और एम्प्लॉय कर रहा है मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइस। ठीक है, तो ये तो डिवाइस हो गया। एक होता है कि एम्प्लॉय, एक यूज़ और एम्प्लॉय हो गया, और एम्प्लॉय अब इधर डिवाइस के साथ स्कीम भी, एम्प्लॉय स्कीम और डिवाइस टू डिफ्रॉड। ठीक है, एक होता है यूज़ और एम्प्लॉय डिवाइस, ठीक है, इन कनेक्शन विद इशू परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। तो यूज़ और एम्प्लॉय कर रहा है न्यू डिवाइस, तो यूज़ और एम्प्लॉय कर रहा है मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइस। फिर आता है एम्प्लॉय कर रहा है स्कीम और डिवाइस टू डिफ्रॉड। देखो, मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइस एंड स्कीम एंड डिवाइस टू डिफ्रॉड। तो यूज़ और एम्प्लॉय कर रहा है मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइस, या एम्प्लॉय कर रहा है स्कीम और डिवाइस टू डिफ्रॉड, या ठीक है, देखो ठीक है, तो यूज़ और एम्प्लॉय कर रहा है मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइस, एम्प्लॉय कर रहा है स्कीम और डिवाइस टू डिफ्रॉड, या इंगेज हो रहा है किसी फ्रॉडुलेंट एक्ट में अपॉन एनी पर्सन इन कनेक्शन विद डीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो इंगेज हो रहा है किसी फ्रॉडुलेंट एक्ट में अपॉन एनी पर्सन। तो देखो, यूज़ और एम्प्लॉय या इंगेज, 1 सेकेंड, तो यूज़ और एम्प्लॉय कर रहा है मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइस, एम्प्लॉय कर रहा है स्कीम और डिवाइस टू डिफ्रॉड। तो मैनिपुलेटिव डिसेप्टिव डिवाइस, स्कीम और डिवाइस टू डिफ्रॉड, एंड इंगेज हो रहा है किसी फ्रॉडुलेंट एक्ट में अपॉन एनी पर्सन, राइट, इन कनेक्शन विद इशू परचेज एंड सेल इन कनेक्शन विद डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। ये पर्टिकुलर पॉइंट है कि अगर पर्सन कोई प्राइस मैनिपुलेशन में होता है तो ये सब चीज़ें होती है। क्लेवर जो इंटरमीडियरी था वो एग्रीमेंट में एंटर नहीं हुआ क्लाइंट के साथ, तो पेनलाइज बाय सेबी 15B में लग गई। रेमेडीज़ क्या है? तो अभी तो बनना पड़ा कि सेबी के ऑर्डर पर रेमेडी तो यही है, और सेबी के ऑर्डर पे क्या, पहले तो उन्होंने 15B समझा दिया, ठीक है, पर 15B चलो उन्होंने बताया, एक बार अपन भी देख लेते 15B क्या है। 15B ये होता है कि बी से है बिचौलिए अगर एग्रीमेंट में एंटर नहीं होते, फेलियर टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, ठीक है, फेलियर टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद दिस क्लाइंट, बिचौलिए अगर क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट में एंटर नहीं होते तो इसे कहते हैं 15B की पेनल्टी लग जाती है, मिनिमम 1 लाख, विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे, सब्जेक्ट टू 1 करोड़, ठीक है, मिनिमम 1 लाख, ठीक है, सब्जेक्ट टू 1 करोड़। तो जो इंटरमीडियरी है, ठीक है, फेल्स टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, तो इंटरमीडियरी अगर वो फेल्स टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ऐसे केस में पेनल्टी उस पर लग जाती है। सेबी पेनल्टी डायरेक्ट नहीं लगाता, सेबी पेनल्टी वाया ऑर्डर लगाता है, सेबी पेनल्टी डायरेक्ट नहीं लगाता, वाया ऑर्डर लगाता है। अब से क्लेवर के पास 2 ही रेमेडी है कि अब दो रेमेडी क्या है इसके पास, कि अपील कर रहे हैं सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है, और तो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अगर आप एग्रीड है AO सेबी PFRDA IRDA से, तो आप कर सकते हो। ये लिखा हुआ है ना, AO आ गया, PFRDA IRDA, आप अपील कर दो 45 डेज़ के अंदर, विच में एक्सटेंड टू फर्दर 45 डेज़, और फिर आप ऑर्डर दोगे। ऑर्डर जो है कन्फर्म मॉडिफाई सेट असाइड कर सकता है, ऑर्डर देने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देंगे, एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल डिस्पोज इन 6 मंथ्स, एंड बाकायदा जो है अगर आप उससे भी एग्रीड हो तो विद इन 60 डेज़ जो है आप अपील कर सकते हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो देखो, जो मैंने आपको 6 महीने का बोला, और ऑर्डर की कॉपी सबको सेंड करनी पड़ेगी, ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया सब, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कर देंगे, 45 डेज़ का एक्सटेंशन दे सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है 60 डेज़ के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ। अब देखो, दोनों है, और विच में एक्सटेंड टू फर्दर 60 डेज इज सफिशिएंट इफ डिले इज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉस्ट। अब देखो, एक और आ जाता है कि जो इन्वेस्टर है वो अपसेट है विद द फंक्शनिंग ऑफ ब्रोकर, तो कंप्लेंट कर दी, ये वो आ गया पर्टिकुलर 15B, ठीक है, जिसमें अपन ने TCS प्रो बोला था कि पेमेंट नहीं करा, ठीक है,
सी से ये आता है कि इशू नहीं करे कॉन्ट्रैक्ट नोट एज स्पेसिफाइड, ऐसे सिक्योरिटी डिलीवर नहीं करी। तो 15B नहीं 15F, राइट। 15B तो अभी बिचौलिए का होता है। चलो अब सी, ये तो सब चलो ठीक है। और उस पर फिर आपको पेनल्टी पता है कि अगर आपने जो है पेमेंट नहीं करा, डिफ़ॉल्ट इन द पेमेंट, तो ऐसे कैसे 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़। फिर आता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं करे या सिक्योरिटीज़ डिलीवर नहीं करी, तो 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़। फिर 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 5 टाइम्स ऑफ ब्रोकरेज। ये सब चीज़ें हैं। अब रमन इन्वेस्टर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द डीलिंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, तो अप्रोच यू फॉर द गाइड करो उसको। तो वही आ गया वापस से 15B, ठीक है। ये एक जैसे क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? ऑन कंप्लेंट ऑफ कमलेश, ऑन कंप्लेंट आफ्टर इंक्वायरी सेबी ने फाइंड करा कि जो मेहता है वो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ट्रेड ही कर रहा है। तो 15G लग जाएगा, क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो 15G लग जाएगा। वो तीनों सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। ये भी जो है क्वेश्चन 11(4) का मेजर्स के ऊपर है, मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन है। मिस्टर एस अ मेंबर ऑफ एमएन ऑब्टेन एन ऑर्डर फ्रॉम सेबी। देखो, मेंबर को सेबी से ऑर्डर मिला अगेंस्ट अ कंपनी, बट कंपनी फेल टू रिड्रेस द ग्रीवियंस। सेबी ने ऑर्डर दिया कि ग्रीवियंस रिड्रेस करो, वो भाई ने करा ही नहीं विद द टाइम फिक्स। सेबी ने पेनल्टी लगा दी और कंपनी ने पेनल्टी भी पे नहीं करी। लो, ग्रीवियंस बोला तो आपने ग्रीवियंस रिड्रेस नहीं करी, तो इधर तो आपको 15C लग जाएगा। पेनल्टी लगी, पेनल्टी पे नहीं करी तो रिकवरी हो जाएगी। तो पेनल्टी नहीं पे करी तो रिकवरी होगी। तो ये तो 28A रिकवरी की बात कर रहा है, ठीक है। आप 15C की बात करते तो 15C भी पढ़ लेते अपन कि अगर इफ़ फेलियर टू रिड्रेस ग्रीवियंसेस एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। ऐसा नहीं है कि कोई शेयर होल्डर कंपनी के पास आया और कंपनी उसके ग्रीवियंस हैंडल नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं है। सेबी ने बोला है कि ग्रीवियंस हैंडल कर, ग्रीवियंस रिड्रेस करो, और रिड्रेस नहीं करा सेबी, ठीक है। तो फेलियर टू रिड्रेस ग्रीवियंस ऑन टाइम स्पेसिफाइड बाय सेबी। तो ग्रीवियंस ऑन टाइम जो ग्रीवियंस स्पेसिफाइड कर दिया सेबी ने, वो कंपनी या इंटरमीडिएटरी दोनों पे लगता है कि उन्होंने नहीं रिड्रेस करे। तो 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़, ठीक है। तो वो इसका तो वही अटैचमेंट की पूरी बात आ गई थी। चलो, ये बाकी अपना ये है, ये फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी के ऊपर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फॉरेन कंपनी का है, ज़बरदस्ती कोई मतलब नहीं था इधर आने का। और वो लो, फॉरेन कंपनी का इधर भी आ गया। अब आया है सेबी का, पर एक सेबी की केस स्टडी है, तो केस स्टडी तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, अलग से, राइट। जो हो गया हमारा, ये वापस से फॉरेन कंपनी के पूछ लिए इन्होंने। ये फॉरेन कंपनी का है, ये MCQ बड़े से आ गए हैं, तो ये तो हम बाद में देखेंगे, राइट। ऑडिट कमेटी LODR का क्वेश्चन है, LODR का क्वेश्चन है। ये इधर पूछ लिए इन्होंने, मेजर्स इन्होंने पूछ लिए ले देकर, ठीक है। और इंटरमीडिएट फेल्स टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, तो सेबी ने पेनलाइज करा। मतलब वही रेमेडीज़ क्या है, रेमेडीज़ क्या है। देखो, ये नहीं बोला कि पेनल्टी लगी, उससे पेनल्टी पे नहीं करी। इंटरमीडिएट अगर एग्रीमेंट में एंटर नहीं हुए, सेबी ने पेनलाइज करा, तो रेमेडीज़ यही है कि सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कर दो, ठीक है। और अगर पेनल्टी पे नहीं करा है तो सेबी के पास भी कुछ हथियार है। फिर बाकी जो है LODR का क्वेश्चन है, तो ठीक है। इस तरीके से हमने सेबी के सारे क्वेश्चन करे हैं, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। रही बात MCQs की, तो MCQs भी हम जो है फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा, आप सेपरेट वीडियो के लिए रेडी रहे। ओके, बाय, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।